हेलो एवरीवन। आइए हम लोगों ने कल 50 क्वेश्चन तक के बात किया था और आज 50 क्वेश्चन 51 से शुरू करेंगे यानी 50 क्वेश्चन के आगे शुरू करेंगे और आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं कि अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया। 51 नंबर क्वेश्चन है ना। 1556, 1563, 1575, 1580। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1563। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है किताब अल हिंद की रचना किसने की, है ना। किताब अल हिंद की रचना किसने की, चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन ज़ियाउद्दीन बरनी, मिनहाज, अलबरूनी, इब्न बतूता। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। किताब अल हिंद की रचना किसने किया था, अलबरूनी ने, है ना। तो 52 का हो जाएगा सी आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे अब और ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ है। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा है, सब लोग को पता है, सासाराम में। ऑप्शन में था दिल्ली, लाहौर, आगरा, सासाराम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सासाराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला अफगान शासन का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 54 और ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी और शेरशाह। यानी क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, भारत में पहला अफगान शासन का संस्थापक, पहला अफगान शासन का संस्थापक कौन था। तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे हमारा पुराना किला कहाँ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 पुराना किला कहाँ है। ऑप्शन है पटना, इलाहाबाद, दिल्ली और लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो पुराना किला कहाँ है, पुराना किला है दिल्ली में। ठीक है, चिड़ियाघर के पास में है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आलमगीरपुर कौन सा जगह है, जहाँ पे हड़प्पा का पूर्वी जो सीमा थी वो हड़प्पा का आलमगीरपुर ही थी। तो वो हो जाएगा, ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, है ना। और उत्तर में जैसे हड़प्पा का क्षेत्र जो था, उत्तर में था उत्तर में क्या था, मांडा, उत्तर में मंडा, नीचे में दायमाबाद और इधर था आलमगीरपुर और इधर था सुदका गेंडोर। तो हड़प्पा का ये जो एरिया था, ऐसा ऐसा एरिया था हड़प्पा, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। तो वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया गया है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारा लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह युग, क्योंकि उस वक्त लौह युग था ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, तो हमारा 57 का क्या हो जाएगा आंसर, बी। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन नंबर। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, बंदरगाह, है ना। तो मांडा नहीं, ये मांडा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आलमगीरपुर, लोथल और मोहनजोदड़ो, ये है हमारा चारों ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोथल, यानी कि लोथल कहाँ स्थित था, लोथल गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा। लोथल कौन सी नदी के किनारे था, भोगवा, है ना। तो भोगवा नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था जो लोथल था। इसके अलावा लोथल से क्या प्रमाण मिला है, गोदीबाड़ा। किसके प्रमाण मिला है, गोदीबाड़ा। तो गोदीबाड़ा कहाँ स्थित था, तो वो है लोथल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 59 में सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था। सिंधु सभ्यता में तांबा जो है वो ऑप्शन है हमारा बिहार, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की खेतली से तांबा प्राप्त हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, सॉरी स्नानागार नहीं है, अन्नागार है। तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ओके।
और हड़प्पा से भी अन्नागार थे, लेकिन हड़प्पा वाले अन्नागार छोटे थे, मोहनजोदड़ो वाला अन्नागार बहुत बड़ा था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से स्नानागार भी प्राप्त हुआ, स्नानागार। ठीक है, तो स्नानागार मोहनजोदड़ो में और अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था, इसके बारे में आइए बात करते हैं। अकबर का संरक्षक था, ऑप्शन है हमारा टोडरमल, बीरबल, हुमायूं और बैरम खां। तो अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक हो जाएगा हमारा बैरम खां, है ना। तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था, लेकिन अकबर जब बड़े हो जाते हैं तो बैरम खां को हज पे जाने के लिए बोलते हैं, और इत्तेफाक की बात है कि वहीं उनकी हत्या कर दी जाती है या उनकी मौत हो जाती है किसी कारण से। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कब शासक बना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1605, 1610, 1620 और 1627। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बना था 1605 में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर शासक बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? नूरजहां नूरजहां कौन थी? नूरजहां जो थी वो एक मिनट, नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां जो है वो जहांगीर की वाइफ थी, है ना। तो नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। तो नूरजहां के किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में थी? जहांगीर। और सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर जहांगीर के शासन पे था तो वो नूरजहां का ही, क्योंकि नूरजहां बड़ी खूबसूरत थी और जहांगीर पर प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर किसी का था तो वो नूरजहां का ही था। अगला बात करेंगे, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध के बारे में बात करते हैं। चौसा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन है 1526, 1530, 1531 और 1539। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और इस टाइम में चौसा का युद्ध में हुमायूं को हरा देते हैं, हुमायूं को हरा देते हैं। तो हुमायूं को कौन हराते हैं? शेर शाह। हुमायूं को कौन हराएंगे? शेर शाह, बिहार का एकमात्र शासक, एकमात्र बिहारी जो कि कहाँ, जो कि दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है मुगल सल्तनत के दौर में, है ना। मुगल सल्तनत को हटाता है और दिल्ली के तख्त पर बैठता है, कहाँ? एक बिहारी जिसका नाम था शेर शाह, है ना। किसको हराता है? हुमायूं को। तो हुमायूं को हराता है चौसा का युद्ध में और उसे भगा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? 1556 में अकबर, पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, ये भी याद रखेंगे। पहली लड़ाई पानीपत की 1526 में। तो दूसरी लड़ाई में अकबर था, पहली लड़ाई में बाबर था। बाबर की लड़ाई हुई थी किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। ये भी जरा जानते चले, पहली लड़ाई बाबर के साथ और इब्राहिम लोदी के साथ में कब हुई थी? 1526 में। दूसरी लड़ाई 1556 में, वही पानीपत में। ठीक है, दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर के साथ, इस बार हुआ। और अकबर के साथ किसकी लड़ाई हुई थी? तो ऑप्शन हमारा है ये हेमू, यहाँ हेमू होना चाहिए था, हेमू, बाजीराव, मानसिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हेमू। तो अकबर की जो लड़ाई हुई थी, दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में जो हुई थी, वो हेमू के साथ हुई थी, हेमू के साथ हुई थी। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, या कभी कभी हेसू भी लिखा हुआ आता है, हेमू, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ओके, आइए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? वो है, मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 पार्ट में बांटा जाता था। ठीक है, अगला बात करते हैं, दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? तो इसके सही आंसर हो जाएगा, दहसाला प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था और ये हमारा ऑप्शन है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? मुगल सम्राट के स्वामित्व में था, यानी कि जिसका मालिक मुगल सम्राट हुआ करते थे, वो भूमि क्या कहलाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है हमारा पहले पोलज, परती, खालसा, बंजर, और इसका सही आंसर खालसा भूमि कहलाता था, है ना। तो जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 69 है, ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, और इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, है ना। तो अकबर ने मनसबदारी की शुरुआत की थी जिसमें जात और सवार पद की शुरुआत की थी, है ना। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया, और शेरशाह का ही चलाया हुआ जो आज भी चलता है। ठीक है, तो शेरशाह ने रुपया जारी किया था, लेकिन सिर्फ रुपया ही नहीं जारी किया था, मुहर, रुपया, दाम, इन तीनों को जारी करने वाला जो थे वो शेरशाह थे। लेकिन इसमें अगर पूछा जा रहा है तो रुपया हम लोग जो फेमस है, प्रचलन में है, हालांकि ये तीनों जारी किया था उन्होंने, लेकिन रुपया पे अभी हम लोग लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन दिया, अगर इनमें से सभी देता तो ज़रूर लगाते। ठीक है, चलिए, तो रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी कहाँ है? गुजरात में, तो दांडी सीधी सीधी आंसर हो जाएगा गुजरात। हालांकि ऑप्शन और भी है, लेकिन सीधा सीधा जब आंसर लग ही रहा है तो उतना टेंशन नहीं लेने का है ना। चलिए आगे देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? अभी हम थोड़ी देर पहले यानी पहले ही लेक्चर में हम लोग बात करके गए थे कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया था, पहला आंदोलन 1917 में शुरू किया था, और वो था, जगह का नाम चंपारण, है ना। तो चंपारण में उन्होंने शुरू किया था, हालांकि ऑप्शन और भी हैं, लेकिन चंपारण में उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी बता के गए पहले, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1900, 1906, 1916, तो कौन सा सही होनी चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1906। तो 1906 जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन है हमारा 1920, 1921, 1942 और 1945, और इसका बहुत ही आसान आंसर है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। और आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 74 हो गया, क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। 75 क्या कहते हैं, 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 और 1939 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? अच्छा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी जब भारत में स्वतंत्रता चल रही थी या स्वतंत्रता का समय चल रहा था उस वक्त, है ना। तो ऑप्शन है हमारा लिबरल पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, लेबर पार्टी और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा उस समय में जो पार्टी थी वो लेबर पार्टी की सरकार थी। कहाँ? ब्रिटेन में, है ना, भारतीय स्वतंत्रता के समय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ऑप्शन है बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों का संबंध है खिलाफत आंदोलन के साथ में। किसके साथ में? खिलाफत आंदोलन के साथ में इन दोनों का संबंध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है, यानी गांधी जी ने खुद लिखी है आत्मकथा का क्या नाम है? और क्वेश्चन का ऑप्शन है अनटू दिस लास्ट, फ्रीडम एट मिडनाइट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ,
इनमें से कोई नहीं। हमने बताया गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा की बात करते थे, यानी ट्रुथ मतलब सत्य की बात करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ट्रुथ है, ट्रुथ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नेशन थ्योरी किसकी थी? सिंपल बात है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वो मोहम्मद अली जिन्ना। टू नेशन थ्योरी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। तो टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना की थी। टू नेशन यानी दो राष्ट्र बनाया जाए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, दो राष्ट्र बनाया जाए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। टू नेशन थ्योरी किसकी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, स्टाम्प एक्ट, रेगुलेटिंग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, जो 1919 में आया था, पारित हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन है पुणे से मुंबई, मुंबई से ठाणे, पुणे से दिल्ली और मुंबई से दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन चलाई गई थी। 1 मिनट, हाँ, पहली रेल ये बम्बई और ठाणे के स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुतली बाई किसकी माता थी? ऑप्शन है गांधी, नेहरू, गोखले, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली बाई गांधी जी की माता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आइए इसको भी देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है ऑप्शन है गोखले, जिन्ना, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई रचना सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग को पता है, मुझे इतना उम्मीद है ज़रूर कि सभी को पता होगा, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें ऑप्शन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान के प्रारूप समिति, बढ़िया से देखेंगे, प्रारूप समिति की बात हो रही है। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान समिति के प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1910, 1915 और 1929। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? शायद इससे ऊपर हम लोगों ने पहले क्वेश्चन बना लिया ये हिंदू महासभा के बारे में, फिर भी अगर नहीं है तो ये हम लोग उसको बताते हैं। तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे आंसर इसका देते हैं। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो अल हिलाल अखबार जो है वो निकाला जाता था मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के द्वारा। ठीक है, तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, शिमला समझौता कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 1927, 1930, 1937, 1945 और सही आंसर हो जाएगा शिमला समझौता 1 मिनट 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। तो इनमें से कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, चलिए 1972 हमने लिख ही दिया यहाँ पे, 1972 फिर से दे देते। ठीक है, अगला चलिए, अगला देखते हैं, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन है 1900, 1905, 1911, 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा था। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, वैसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा था। 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीने लगे थे। 2 साल 11 महीने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 साल 11 महीना लगभग 3 साल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3 साल, है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरियर और बुक्का किस वंश के शासक थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हरियर और बुक्का जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के में थे। ये हरियर और बुक्का किस वंश के शासक थे। तो हरियर और बुक्का जो है वो संगम वंश के शासक थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के थे। मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी के टाइम में इनको लेके जाते हैं अपने यहाँ, और जब ये हरियर बुक्का को लेके जाते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुँचते ही ये मुस्लिम बन जाता है, मुसलमान बन जाता है। और इत्तेफाक की बात है, जब मुसलमान बन गया फिर हरियर बुक्का ने मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला ठीक है जाओ अपने एरिया में शासन संभालो। वहाँ जाते ही फिर ये किन्हीं के प्रभाव में आने के बाद ये फिर से अपना धर्म को पालन शुरू कर देते हैं और ये फिर से हिंदू राजा बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं। और इन्होंने एक एम्पायर बनाया, साम्राज्य बनाया, जिनका नाम पड़ा बाद में विजयनगर साम्राज्य, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे कौन, हरियर और बुक्का, ठीक है। और ये हरियर बुक्का किस वंश के शासक थे। तो सबसे पहला इनके पापा का नाम था संगम, तो संगम वंश के शासक जो थे वो हरियर और बुक्का थे, ठीक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमल महल कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कमल महल कहाँ है। ऑप्शन है हैदराबाद, बीजापुर, कांचीपुरम, हम्पी। इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। कमल महल हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन नंबर, आमुक्तमाल्यद किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आमुक्तमाल्यद जो लिखा गया था वो आमुक्तमाल्यद यानी कि ये तेलुगु टाइप का किताब लग रहा है, तो ये लिखी गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश, तुलुवन, अराविदु वंश, चार राजवंशों ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95, कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। ओके, नहीं आया था यहाँ पूछा जा रहा है, ना कि आया था पूछा जा रहा है ना। तो ये देखना है, अब्दुल रजाक, हाँ जी, विजयनगर की यात्रा पर। डोमिंगो पेस, ये भी आए थे। निकोलो कोंटी, ये भी आए थे। बर्नियर, नहीं, ये नहीं आए थे। ये बर्नियर जो थे मुगल साम्राज्य के दरबार में आए थे, ठीक है ना, बर्नियर, है ना। ये जो है वो नॉर्थ इंडिया में आए थे, ना कि साउथ इंडिया में, ठीक है। तो विजयनगर की यात्रा पर ये बर्नियर नहीं आया था, बाकी सभी लोग आए थे और सब लोगों ने विजयनगर को एक महान साम्राज्य बताया। अगला क्वेश्चन है, मुंतखबुल लुबाब किसकी रचना है। मुंतखबुल लुबाब किसकी रचना है। तो ये ऑप्शन है हमारा जहांगीर, अकबर, खफी खां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खफी खां, है ना। मुंतखबुल लुबाब जो रचना है वो खफी खां के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 97, क्वेश्चन नंबर है 97 और क्वेश्चन है, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है। इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, गुलबदन बेगम, अबुल फजल, मुतामिद खां, जहांगीर खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुतामिद खां। माय गॉड। तो इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक जो होंगे वो मुतामिद खां हो जाएंगे। अगला बात करेंगे उशर, 98 क्वेश्चन नंबर 98 और नाम क्या है, उशर। उशर क्या था। तो ऑप्शन है भूमिकर, सूफी त्योहार, अनुदान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा उशर। उसर जिसे कहा जाता था ये भूमिकर था,
है ना, खराज उश्र वगैरह जो होता है, तो ये उश्र जो है वो भूमि कर हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी कौन था? ऑप्शन नाविक, यात्री, चिकित्सक, सेनापति। और इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी एक सेनापति था, है ना, जिन्होंने जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दिया था। हाँ, ऐसे कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 100 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1526, 1556, 1580, 1739। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1739। ठीक है, यानी कि 1739। तो ये हो गया हमारा 100 क्वेश्चन का सेट हमने लगा दिया है। अब अगला हम लोग कल दूसरा सेट लेके आएंगे और कल उस पर बात करेंगे, कल उस सेट को लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग 5-5 सेट लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम में हम लोग सीधे पहुंचेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये जो भी आप सेट लगा रहे हैं, इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आने के चांसेस है। ठीक है, बाकी हम तो अपनी कोशिश ही कर रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन मिल रहा हो वो उसमें से ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम में आए। हम लोग यही कोशिश करते रहते हैं और उम्मीद है कि ऐसा हो भी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तमाम लोगों पे फैला दो यार। ऐसे ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का नहीं बल्कि लगभग ज्योग्राफी वगैरह के भी हम लोग सेट वगैरह लगाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे सेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।